प्रीलिम्स में ही काफ़ी लाखों लोग देते हैं, लेकिन थोड़े से लोग जाते हैं मेंस तक। और मेंस जितने लोग देते हैं उसमें से भी बहुत ही थोड़े लोग सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद 800 लोग सेलेक्ट होते हैं। अगर आप प्रीलिम स्टेज में ही बाहर हो जाते हैं तो 3 बारी से ज़्यादा मत दीजिए। कैलकुलेटेड गेस भी करेंगे वो सही निकलेगा। और आपका ये होता है ना कई बार कि फलाने व्यक्ति के बारे में आपने सोचा, उसका फ़ोन आ गया, क्योंकि बड़ी लंबी उम्र है आपकी, लेकिन वो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से नॉर्मली वो बढ़ जाता है। मैंने आजकल एक फॉर्मूला बनाया है, 3I माइनस I माइनस M इज इक्वल टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो जानना चाहते हैं कि यूपीएससी की जर्नी क्या रहती है, या एक कोई आईएएस ऑफिसर है उसकी जर्नी क्या रहती है। तो आज मेरे साथ हैं विवेक सर, वो आपको बताएंगे, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस हैं और अभी एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सो हेलो विवेक सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मानवी, आप कैसे हैं? मैं एकदम और मैं इसमें ऐड करूँगा वॉलंटरली रिटायर्ड। मैंने रिज़ाइन किया आई इससे। ओके, ग्रेट। So sir, being a IAS and now motivational speaker, so कैसी रही है जर्नी? बहुत लंबी जर्नी रही। पहले मैं क्रिकेट खेलता था और मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। अंडर 19 सीके नायडू खेला मैं 2 बार। फिर फादर ने बोला इंजीनियरिंग में जाओ, क्योंकि वो उस टाइम इंडिया के लिए या तो खेल रहे हो आप या ऑलमोस्ट खेल रहे हो, तो इंजीनियरिंग की तो क्रिकेट पीछे रह गया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली माई फादर पास्ट अवे और उनकी जगह मैं HCS में आ गया, हरियाणा सिविल सर्विस में। फिर बहुत साल बाद IAS में आ गया प्रमोट होके, और 25 इयर्स की जर्नी के बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया, मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। ऑलरेडी बन गया था मैं सर्विस में ही, लेकिन सर्विस में रह के मोटिवेशनल स्पीकिंग का टाइम कम होता है। वैसे तो हम ऑफिस में मोटिवेशनल स्पीकिंग ही करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली प्रॉपरली तो अब मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूँ। अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्पीकर्स की तरह मैं इन्फ्लुएंशियल हूँ एक तरह से। तो ये ज़रूरी था और ये फेज़ अच्छा है। इसमें यंग लोगों के साथ जुड़ता हूँ और उनको मैसेज पहुँचाते हैं, जैसे आपके ज़रिए भी काफ़ी लोग देखेंगे ये बातें। लेकिन वो करियर अच्छा रहा सर्विस में और अब ये दौर अच्छा है। नाइस। सो सर, बहुत सारे लोग होते हैं जो, जैसे उन्होंने बीएससी किया, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री ली एंड वो चाहते हैं कि हम आईएएस बने। लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रोसेस नहीं पता होता। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ becoming a UPSC aspirant or whatever an officer? So basically I'm a mentor to a lot of them now. तो उनको मैं यही बताता हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस होते हैं यूपीएससी एग्जाम के। प्रिलिमिनरी, मेन एंड पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में ही काफ़ी लाखों लोग देते हैं, लेकिन थोड़े से लोग जाते हैं मेंस तक। और मेंस जितने लोग देते हैं उसमें से भी बहुत ही थोड़े लोग सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद 800 लोग सेलेक्ट होते हैं। लाखों में से 800 सेलेक्ट होते हैं। तो 800 भी सारी सर्विसेज में होते हैं। उसमें से IAS में 100 के करीब या 125 या 150, 800 में सारी सर्विसेज आ गई, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो उसके बाद फिर ज्वाइन कर देते हैं। लेकिन बहुत से इंटेलिजेंट लोग रह भी जाते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी तैयारी ज़रूर करें और फोकस भी करें, लेकिन प्लान B, प्लान C तैयार रखें। क्योंकि 0.1% अगर आ रहे हैं तो 99.99% नहीं आ रहे हैं, तो उनको तैयारी रखनी है कुछ और करने को। और पढ़ाई जो 2-3 साल की होती है उसमें भी हमें और कुछ करते रहना चाहिए, ताकि हम ये ना सोचें कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। तो जो लोग फेलियर को फेस करते हैं, तो उनकी लाइफ में तो फेलियर भी इम्पोर्टेंस रखता है ना, इम्पोर्टेंस। तो क्या इम्पोर्टेंस रखता है आपके अकॉर्डिंग फेलियर? तो एक तो यूपीएससी एग्ज़ाम में ना होना, उसको फेलियर हम कई जगह कह देते हैं, लेकिन नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हम किसी कंपटीशन में उत्तीर्ण नहीं हुए, इसका मतलब हमने कोशिश की लेकिन वो कंपटीशन में हम रह गए, अदरवाइज़ हम अच्छा कर गए। तो फेलियर नहीं कहेंगे, उसको लर्निंग भी कहेंगे। लेकिन लाइफ में कई फेलियर्स भी आते हैं, आपने ठीक कहा, सेटबैक्स भी होते हैं। उनसे हमें 2-3 दिन तो हम लो फील कर सकते हैं, उसके बाद यू बाउंस बैक। और मेरी एक बुक भी है, दुबे जी बाउंसेस बैक। तो बेसिकली आई टॉक अबाउट मोटिवेशन, रेजिलियंस, कि आप कैसे बाउंस बैक करते हैं फेलियर से और उससे सीखते हैं कुछ। थॉमस अल्वा एडिसन ने 700 टाइम्स लाइट बल्ब बनाने की कोशिश की, 701 टाइम्स में उनका बना। तो 700 बार वो फेल हो गए,
लेकिन वो फेलियर से सीखते रहे, अल्टीमेटली ही गॉट इट। बट इसमें एज लिमिट भी होती है, तो उसमें तो कुछ लोगों को तो उस एज लिमिट के बाद भी सक्सेस नहीं मिल पाती। नहीं, इसमें तो मुझे लगता है 2-3 साल ही हमें देना चाहिए एग्ज़ाम। ओके। 3 साल से ज़्यादा जो दे रहा है वो या तो तब दे रहा है जो बिल्कुल क्लोज है, आप इंटरव्यू तक पहुंच गए फिर आप रह गए तो आप अगले साल भी दीजिए। अगर आप प्रीलिम स्टेज में ही बाहर हो जाते हैं तो 3 बारी से ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि 3 साल बहुत होते हैं। और उसमें भी आप अगर कोई ट्यूशन कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं लाइट, देन योर लाइफ इज़ ऑन कोर्स। 1 साल से ज़्यादा आप खाली बैठ के यूपीएससी की तैयारी मत करिए, जितनी भी डिमांडिंग है तब भी। और अगर एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ है तो वो कैसी लाइफ है? बहुत अच्छी लाइफ है, कई प्लेटफॉर्म्स में मैंने बताया है। हाँ। एक स्टेटस है, पावर है, एक डिसीजन मेकिंग भी है और सोसाइटी को सर्व करने का मौका है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, सर्विस इज द की वर्ड। अगर आप सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं तो आपको गुडविल भी मिलता है, आपको एक कंटेंटमेंट भी मिलती है कि मैंने कुछ किया, और आपके पास पावर भी है। 35 इयर्स की आप परमानेंट सर्विस में आए हैं या 33 इयर्स, डिपेंडिंग ऑन द एज यू कम। तो उसके बाद फिर आपका एक मौका है कुछ करने का। फिर अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, लेकिन आप अपने सुदृढ़ रह के और काम करिए। बट एक प्रेशर भी है। प्रेशर होता है डेफिनेटली। प्रेशर तो काम का प्रेशर है। पॉलिटिकल प्रेशर लोग कहते हैं उतना नहीं है जितना कि वर्क प्रेशर है। यानी कि एक 24 घंटे आपके पास हैं, हो सकता है आपके पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं कभी कभी। आप एग्रीकल्चर के डायरेक्टर भी हो एज एन आईएएस ऑफिसर, आपके पास साथ में एक कॉर्पोरेशन का भी चार्ज है, बहुत बड़ा है वो भी, कोई माइनर सा चार्ज, कोई ट्यूबवेल्स का कॉर्पोरेशन का भी चार्ज है मान लीजिए। सो दीज 3 डिपार्टमेंट्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। मैं एक ही आदमी हूँ, मेरे पास उतना ही टाइम है, फैमिली भी है, सो आई हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग। और बहुत कम जॉब्स होते हैं आईएएस में, आईपीएस में जो बहुत लाइट होते हैं ऐसे, लेकिन कम होते हैं। तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसका प्रेशर है। और एक्सपेक्टेशन का प्रेशर तो है ही कि परफॉर्म करना है। एंड देन यू कांट प्ले द फूल कि भाई मैं दिन में तो मैं बहुत बढ़िया ऑफिस में काम कर रहा हूँ और रात को जाके मैं हुड़दंग मचा रहा हूँ कहीं पे, वो भी नहीं कर सकता मैं। तो पर्सनैलिटी हैज़ टू बी बैलेंस्ड। ओके। सो जो एक आईपीएस ऑफिसर की लाइफ होती है, जब एक नॉर्मल पीपल की तरह हम लोग अगर देखते हैं तो लगता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है आईपीएस की लाइफ में भी। अगर आईपीएस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पॉलिटिकल दबाव भी होता है, प्रेशर भी होता है। सो वो एक आईपीएस और आईएएस कैसे डील करता है, और जितना हम लोग सोचते हैं क्या उतना प्रेशर होता है? लेकिन उतना नहीं होता। ये सवाल सारे एस्पिरेंट्स के मन में होता है। लेकिन जो सीईओ है किसी कंपनी का, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर डालता है। वो बहुत प्रेशर डालता है। आप किसी कंसल्टिंग फर्म में देख लो इस टाइम, बिग 4 का नाम नहीं लेते, बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स में जो स्क्वीज हो रहे हैं यंगस्टर्स, उनकी कोई लाइफ नहीं है। उनके ऊपर जो प्रेशर है वो, यहाँ जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो उसके मुकाबले में ये तो बहुत कम है। तो पॉलिटिकल प्रेशर एक्चुअल जो है वो किसी भी करियर में 3-4 बारी से ज़्यादा नहीं आएगा आपके ऊपर, ऐसा कि आपको बहुत मुश्किल हो रही है उससे। लाइट प्रेशर तो आता रहेगा, कोई फ़ोन आ गया, आप कहिए कि सर ये नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे नहीं हो सकता तो दे ऑल्सो रियलाइज कि दिस पर्सन इज़ नॉट प्लायबल, या इनको पुश अराउंड नहीं कर सकते हम। और मैं ये कहता हूँ लेडी ऑफिसर्स भी बड़ी स्ट्रांग होती हैं। वो जब मना कर देती हैं, किसी पॉलिटिशियन की मजाल नहीं है कि वो उनको प्रेस करेंगे भी तो वो शी कैन हैंडल इट। और जेंट्स, मेन ऑफिसर्स ऑल्सो, दे कैन टेक अ स्टैंड। एक बार आपकी इमेज और रेपुटेशन बन जाती है, उसके बाद फिर प्रेशर कम हो जाता है। पॉलिटिशियन भी समझ आता है, के लिए थोड़ा सा कुछ साल आपको मजबूत रहना पड़ेगा कि सर ये नहीं कर पाऊंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन लेट मी टेल यू कि 90% ऑफ द रिक्वेस्ट दैट कम थ्रू पॉलिटिशियंस आर डूएबल। वो यही कहते हैं कि सर इसका काम रुका हुआ है, इसका ज़रा जल्दी करा दीजिए। काम तो होना ही है। मान लो किसी का लाइसेंस बनना है, मान लीजिए 15 दिन का डिले है, उसको आपने 1 दिन में करा दिया, तो वो तो कोई आउट ऑफ द वे नहीं है। लेकिन कोई सिलेक्शन आपने आउट ऑफ द वे कर दी, मेरिट पे कोई ऊपर था और आपने किसी और का कर दिया, वो तो गलत है। तो वो नहीं करना हमें। एक आदर्शवादी अगर कोई आईपीएस ऑफिसर है उसके लिए भी गलत है। सो आप स्पिरिचुअलिटी की बहुत बात करते हैं, आप मेडिटेशन की बहुत बात करते हैं, सो वो लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल पैदा करती है? बहुत ज़्यादा। उसमें क्या होता है कि आप ह्यूमन बीइंग है, आफ्टर ऑल सिविल सर्विसेज में भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल है। तो 15 साल पहले या 12 साल पहले मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू की डीपली, मेडिटेशन मॉर्निंग एंड इवनिंग। आई फॉलो क्रिया योग। तो उसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी एक किताब है परमहंस योगानंद जी की, उनके लेसन्स हैं, उनके आश्रम्स हैं, उनके सेंटर्स हैं,
तो हम लोग घर में भी मेडिटेशन करते हैं, वहाँ भी जाते हैं। तो एज एन ऑफिसर आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। उससे क्या हुआ कि मुझे जो प्रेशर झेलना था वो भी कम हो गया, मुझे लगा कम हो गया, और मैं अपने आप को काम, शांत महसूस करने लगा। और ये माइनर बेनिफिट्स हैं। लार्जर बेनिफिट तो स्पिरिचुअलिटी का है, सेल्फ रियलाइजेशन, जिसके लिए हम आए हैं धरती पे। ये हमारे स्क्रिप्चर्स भी बोलते हैं, और एक्चुअली सारे रिलीजन यही बोलते हैं, लेकिन हम उनमें डिफरेंसेस निकाल देते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इज अबव रिलीजन इन माय व्यू। वो सुपीरियर है, वो डीप मेडिटेशन की बात है। तो मेडिटेशन से आप अपनी लाइफ का पर्पस भी फुलफिल कर रहे हैं और आप शांत भी हो रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जब बात आती है डिसीजन मेकिंग की, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी काम आती है? बिल्कुल आती है। उसमें आपकी इंट्यूशन आती है। इंट्यूशन कैसे डेवलप होती है? वो 6 सेंस है हमारी, अदरवाइज 5 सेंसेस हैं, टेस्ट, टच, स्मेल, हियरिंग, साइट। इंट्यूशन जो है वो मेडिटेशन करने से आपकी बनेगी। फिर आप देखेंगे कि एक आप कैलकुलेटेड गेस भी करेंगे, वो सही निकलेगा। और आपका ये होता है ना कई बार कि फलाने व्यक्ति के बारे में आपने सोचा, उसका फ़ोन आ गया, क्योंकि बड़ी लंबी उम्र है आपकी, लेकिन वो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से नॉर्मली वो बढ़ जाता है। जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं वो हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक है, द सीक्रेट एक किताब है, उसमें भी यही है, जो हम सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट होगा। तो ये धीरे धीरे बिलीफ एंड मोर मेडिटेशन गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस। तो जब आप एक कंट्री के लिए सर्व करते हैं, तो एक ऐसी पोजीशन आती है या फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे डिलेमा भी आता है, तो उससे कभी आपने डील किया है? कोई डिलेमा ऐसा? डिलेमा आते हैं। डिलेमा ये है पहले तो कि ये सही रास्ता है और प्रेशर आ रहा है कि इसको चेंज करो। एक तो ये डिलेमा जो हमने पॉलिटिकल किया, हो सकता है कि कोई गलत फोर्सेस भी हों बीच में, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हों जिनको ये ज़मीन चाहिए या ये प्रोजेक्ट चाहिए, तो वहाँ पे आपने स्टैंड लेना है। क्योंकि मैं सारे यंग ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग देता हूँ। मसूरी में मैं NCGG में मालदीव्स, बांग्लादेश, अरुणाचल, स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ को ट्रेनिंग देता हूँ। मैं यही बोलता हूँ, प्रेशर विल कम, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड नोबडी कैन थ्रो यू आउट फॉर नॉट लिसनिंग टू देम। 35 ईयर्स की अगर आपकी सर्विस है तो परमानेंट सर्विस है वो, अनलेस आपने को बंगलिंग की हो, जो कि आप नहीं कर रहे हो, तो वैसे ही आप प्रेशर में कामयाब हो। तो आई थिंक इट्स वेरी राइट एंड अग्रीएबल टू फॉलो द स्ट्रेट पाथ। उसके बाद जो भी आया, मेरी लाइफ में आया, किसी की लाइफ में आया, वो टेम्प्रेरी फेज है, वो निकल जाएगा। ओके, तो हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट की तरफ फिर आते हैं। और जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, जब आपके टाइम पे दिया होगा आपने, और अभी हम लोग अभी जो आजकल के जो बच्चे दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो कंपटीशन है वो ज़्यादा है? क्योंकि पहले से ज़्यादा लोग एस्पिरेंट हैं, बट क्या एग्ज़ाम में भी वो टफ या कुछ रखा गया है अलग से? मुझे लगता है कि एग्ज़ाम टफ हुआ है। प्रीलिम्स काफ़ी टफ है। प्रीलिम्स में स्क्रीनिंग हो जाती है बहुत लोगों की, और अच्छे कैंडिडेट्स जो एक बार तो ये भी हुआ IPS में आ गए या IRS में आ गए, IAS की ट्राई करने के लिए, नेक्स्ट टाइम फिर बैठ गए और प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। ऐसा भी हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स, फिर मेंस। तो कई बार टफ हो रहा है। वो टफ इसलिए हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो पेपर सेटर्स को भी टफ बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ज़्यादा लोग क्लियर हो जाएंगे, उतने हमें चाहिए नहीं। तो इसलिए कंपटीशन बढ़ रहा है, तो टफनेस ऑफ द पेपर भी बढ़ रहा है। ओके, तो फ्यूचर क्या देखते हैं आप? फ्यूचर ये है कि मुझे लगता है, इसमें मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि हमें थोड़ा सा और सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी को और एम्फेसिस देना चाहिए। जो लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं, उनका जो सिलेक्शन है वो और डिटेल में होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, उनका माइंड सेट, उनका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, उनके राइटियसनेस या उनके रॉन्ग एटीट्यूड है तो उसको स्क्रीन करना। डिफेंस सर्विसेज में 5 दिन चलता है ये सब। आपका आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड टेस्ट होता है, तभी आर्मी वाले या एयरफोर्स वाले उनको सेलेक्ट करते हैं। UPSC में 30 to 40 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। ठीक है, वो मेंस दे के आया लड़का या लड़की, मैथ्स के टॉपर है, यहाँ पे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स कुछ भी हो, यहाँ पे आपको बात करने का ढंग, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका एटीट्यूड, आपका बैलेंस, आपका प्रेशर झेलने का तरीका या पॉजिटिविटी, ये टेस्ट करना है। तो आगे वी शुड इम्प्रूव इट टू हैव EQ टेस्ट ऑल्सो। दिस इज व्हाट आई फील। तो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है अगर वो UPSC में जाना चाहते हैं? एंड एक उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछूंगी मैं
बिहार में ऐसा क्या है जहाँ से बहुत ज़्यादा आईएएस निकलते हैं? बिहार में क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ओके। वहाँ से नेचुरली ज़्यादा लोग निकलेंगे। वहाँ पे एक ट्रेंड है, ओके। बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा ऑल्सो एंड दिल्ली, हो सकता है कुछ और स्टेट्स भी, इनमें ज़्यादा ट्रेंड है सिविल सर्विसेज का, और बिहार में बहुत ही ज़्यादा है। तो वहाँ पे एक कल्चर है, और बड़े हो रहे हैं बच्चे तो उसी टाइम से उनको एक मैसेज मिलता है कि आपने इसकी तैयारी करनी है, यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विस एट्सेट्रा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और सर्विसेज भी होती हैं। तो एक कल्चर है। अब हिमाचल या पंजाब में उतना नहीं है जितना इनमें है, कर्नाटका केरला में भी है, हो सकता है गुजरात महाराष्ट्र में उतना नहीं है। तो वहाँ पे स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा है। तो इसलिए हमें एक कल्चर देखना है स्टेट का, सोसाइटी का। जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स है, हरियाणा में ज़्यादा है, स्पोर्ट्समैन भी ज़्यादा आ रहे हैं, रुझान है, एक ट्रेंड है उसकी तरफ, तो ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स में आ रहे हैं। उसी तरह बिहार में ज़्यादा ट्रेंड है सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने का, तो ऑफिसर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे पूरे इंडिया से ज़्यादा ब्राइट लोग हैं, उतने ही ब्राइट हैं जितने और जगह हैं कम भी नहीं है, बट वो वहाँ का कल्चर बना कल्चर है, तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं और अच्छे ऑफिसर्स आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। ज़्यादा लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़्यादा लोग पास हो रहे हैं। जी, करेक्ट। सो सबसे लास्ट क्वेश्चन बस मैं आपसे यही करूँगी, क्वेश्चन नहीं है, ये एडवाइस है कि हमारे जो यंगस्टर हैं आप उनको एडवाइस क्या देना चाहेंगे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर? अगर कोई किसी भी जॉब में जाना चाहता है उसके लिए, तो क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं? मैंने आजकल एक फॉर्मूला बनाया है, ओके। 3I - I - M इज इक्वल टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस। वो क्या है 3I जो ऐड करने हैं हमें? इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, इंस्पिरेशन, जोश होना, एंथुजियाज्म होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 इनोवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, नई सोच, कुछ ना कुछ नया करते रहना। ये 3 हमें ऐड करने हैं अपनी लाइफ में। -I क्या है? I ईगो, सेल्फ सेंटर्ड होना, मेरा ये मेरा वो। थोड़ा दायरा बढ़ाएं, कंपैशन रखें, एम्पैथी रखें। वैसे आजकल की यंगेस्ट जनरेशन इज़ क्वाइट एम्पैथेटिक टू सोसाइटी ज़्यादातर। हमारे टाइम में क्या होता था कि मेरा जॉब लग जाए, मेरी करियर हो जाए, क्योंकि हमें इतनी सोच नहीं थी बाहर की, कंपटीशन भी था। अच्छा, -I मीन्स रिड्यूस योर ईगो, थिंक ऑफ अदर्स। और -M इज फोकस ऑन मनी एंड मार्क्स। मार्क्स जो हैं वो आपको सक्सेसफुल लिमिटेड एक्सटेंट तक बनाएंगे। आपके 95 आ गए, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी भी बननी चाहिए, आपका हार्डवर्क भी चाहिए। एंड मेरा एक कोट है जो बुक में भी लिखा है मैंने, फाइंडिंग सक्सेस विद इन मेरी बुक है, लाइफ इज़ नॉट अबाउट मार्क्स, लाइफ इज़ अबाउट मेकिंग अ मार्क, असरदार जिंदगी। और मनी का फोकस कितना चाहिए हमें, कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, कितना ट्रैवल करना है, एक लिमिट है उसका। जो कंफर्टेबल लाइफ आ गई आपकी, उसके बाद फिर आप फोकस करो हायर थिंग्स पे, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कल्चर, आर्ट, दीज आर द थिंग्स विच मैटर। बट ये चीज़ें आई थिंक मैच्योरिटी के साथ भी आती है। हाँ, तो मैच्योरिटी कई लोगों को जल्दी आ जाती है, कई लोगों को कभी नहीं आती तो थोड़ा सा जल्दी लाइए उसको, यही बात है। सो थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और विवेक आत्रे सर को प्लीज़ फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप बनना चाहते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट और यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो आप उनको फॉलो करिए। सो जय हिंद, जय भारत।